स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान से मिलने खुडियां खास कसूर में उनके डेरे पर पहुंचे। उनके मामू और रुकने कौमी असम्बली मलिक रशीद अहमद और अजीज़ो अकारब के हमरा इस्तकबाल किया। वालिद, दादा, मामू, परदादा सब सियासतदान आजकल तो विरासती सियासत के खिलाफ बहुत प्रोपेगेंडा किया जाता है। क्या इसका फ़ायदा है या नुकसान? नहीं जैसा मैं विरासती सियासत के ख़िलाफ़ हूँ। अगर आप मुझसे पूछें तो मेरी ख्वाहिश ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक सर्विस है। इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट पब्लिक सर्विस इफ़ आई गेट इलेक्टेड तो वो मेरा नहीं, सिस्टम का ताल्लुक है। मैं तो सिर्फ एक प्रोफेशनल लॉयर हूँ, मैं अपना बिज़नेस करना चाहता हूँ, लेकिन पब्लिक सर्विस क्योंकि मेरे साथ इस निज़ाम में जुड़ी हुई है। अब मैं ख़ुद रीच आउट ना भी करूँ तो मुझे जो मेरे ताल्लुक़दार हैं उनके कामों के लिए बाहर निकलना पड़ता है, फिर वो फ़ैसला करते हैं। विरासती सियासत मैं अपने साथ ये विरासत अटैच नहीं कर सकता जब तक पब्लिक ओनरशिप ना दे। तो इट इज़ वाइस वर्सा। अवाम ऐसा चाहते हैं, लोग ऐसा चाहते हैं। दे कंपेल्ड मी टू कम हियर एंड कंटेस्ट। ये तो सारे विरासती सियासतदान यही कहते हैं ना कि हम इलेक्ट होते हैं। आपको क्या तो एतराज़? बड़ी दलील है इसका, इसका कोई रद्द दलील दे, अगर किसी के पास है तो लाए। इसका कुछ फ़ायदा भी है विरासती सियासत का? ये डेरा एक इंस्टीट्यूट है, ये एक इंस्टीट्यूशन है। ये मुझे लोगों के साथ बैठना, मिलना, उनके मसाइल हल करना, इन सब की बाकायदा तरबियत देता है। तो इसके साथ जुड़ी हुई ये जो तरबियत है, ये तो इसके फ़वाइद हैं। अब इसका ऑन अ ब्रॉडर स्पेक्ट्रम अगर आप देखें कि इससे मिडिल क्लास पुशबैक होती है। मैं मिडिल क्लास का नुमाइंदा हूँ, इसमें कोई शक नहीं। मैं एक दरमियाने दर्जे की अपनी होल्डिंग और फाइनेंशियल पोजीशन का आदमी हूँ। मैं कोई बहुत अमीर आदमी नहीं हूँ। सो मैं ये समझता हूँ कि मुझ जैसे लोग जो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सिस्टम में। मेरा मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स बड़ा डिफरेंट है, मेरी फैमिली का मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स बड़ा डिफरेंट है। इट इज़ सर्विस ओरिएंटेड, इट इज़ एब्सोल्युटली लोगों की मदद के साथ जुड़ा हुआ है, लोगों के मसाइल के साथ जुड़ा हुआ है, उनकी गमी खुशी के साथ। मेजॉरिटी का ऐसे होगा। लेकिन अगर ऑन ब्रॉडर पिक्चर एक एकेडमिक बहस आप खोलते हैं कि ये विरासती सियासत में जो बड़े बड़े जागीरदार हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं और उन्हीं के साथ ये सियासत चलती रहे, तो फिर जो आपका जो मिडिल क्लास है वो इसमें से एक्सक्लूड होता है। और ये एक इसकी मैं फ्लिप साइड। आप मिडिल क्लास विरासती सियासतदान हैं, ऐसा कह लें। आपके वालिद मलिक मोहम्मद अली अफखाई वो सूबाई असम्बली के मेंबर भी रहे, फिर डिप्टी चेयरमैन सेनेट, बहुत बड़ा ओहदा है, कायम मकाम सदर भी रहे। लेकिन फिर आपकी सियासत में एक डिप आया, जवाल आया। अब बड़े अरसे के बाद आप एक स्पीकर के ओहदे पर फायज हुए हैं। ये दरमियान में क्या हुआ आपकी फैमिली को? देखिए, मैं समझता हूँ कि बुनियादी वजह शायद इसमें एक डिस्टेंस हमारा अपनी पार्टी के साथ है, और वो उस डिस्टेंस का आने का हमने टोल पे किया, और वो शायद नहीं आना चाहिए था, जिसका इदराक मेरे वालिद मरहूम को भी था। और उन्होंने मुझसे बारहा इस बात का कहा कि कुछ भी वजूहात थी। वो अब आपके इल्म में है कि एक इलेक्शन जिसमें मियाँ खुर्शीद महमूद कसूरी इवेंचुअली केम हियर एज अ टिकट होल्डर, तो उस पर एक इख्तलाफ हुआ। बट माई फादर रिग्रेटेड दैट, कि चाहे वो इख्तलाफ मेरा हो गया था, लेकिन पार्टी के साथ मेरी जो वाबस्तगी थी रहे वो वहीं पर जहाँ थे, लेकिन बैक बेंचर के तौर पे बैठ गए। ये फ़र्क रहा इस सारे अरसे में, जिसमें मेरे वालिद साहब के बाद एक प्रोमिनेंट पोजीशन मलिक रशीद साहब की रही। आपके मामू की? मेरे मामू की, जो 93 का इलेक्शंस थे जिनकी मैंने आपसे बात की, जिसमें खुर्शीद कसूरी साहब वाला मामला हुआ, तो 97 से 97 तक फिर वो मेंबर रहे। 2002 में मैं और मेरे छोटे भाई अहमद सईद, हम दो इलेक्ट हो गए। आपके मामूजाद भाई? मामूजाद भाई। जो 2008 का इलेक्शन था, वी लॉस्ट। मलिक रशीद साहब तहसील नाजिम बने उस अरसे में। फिर 2013 में मैं इलेक्ट हुआ दोबारा, 2018 में हुआ। अहमद सईद भी साथ ही होते रहे। तो ये 2-3 जो हलके थे, इनमें हमारी
जो कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉलिटिक्स थी वो इस एतबार से चलती रही, कभी इलेक्ट होते रहे, एक आधा इलेक्शन लूज़ भी किया, तो वो तो उसके गिव्स एंड टेक्स थे। इसमें एक दो कैबिनेट पोजीशंस भी मिली, इसी तरह से रहा मामला जी। एचिसन कॉलेज, फिर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, फिर बकिंगम कॉलेज। तालिब इल्म तो इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन इतनी शाइस्तगी, इतनी नरमी, इतनी खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू करनी, ये कहाँ से सीखी? तो सब मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग इस बात का हामी हूँ कि आज का मुआशरा अल्फाज का बना मुआशरा है। दुरुस्त है, बतौर तालिब इल्म मैं को बड़ा शाइनिंग स्टूडेंट नहीं था, लेकिन किसी न किसी तरह से अपनी जमात पास कर लेता था। वो कौन सी तरह थी जिस तरह करते थे? बस थोड़ा बहुत पढ़ के जी। स्कूल से भी भागते थे? हाँ, कई दफ़ा एक्सपेल भी हुए इस बात पे। ये भाग दौड़ लगी रही थी। ये तो क्लेम वालिद साहब को शिकायतें आती थी? और मैं शदीद उनके ज़ेरे ताब भी आता था जी। मार भी पड़ती थी? अक्सर पड़ती थी जी। अच्छा, फिर कैसे ये आ गया? ये जो दो पहलू हैं, एक तरफ बिल्कुल डिसिप्लिन से आउट और गुफ्तगू करते हुए बिल्कुल शाइस्ता नरम, ये तो बड़ा तजाद है ना? मैं डिसिप्लिन में तो हमेशा था। एक जो ताबेदारी थी तबीयत में, वो मैंने अपने वालिद की ताबेदारी करते हुए अपनी तबीयत का खासा बनाया। ये तो हमेशा से ऐसा रहा। जहाँ तक ये बात है कि थोड़े आउटगोइंग थे, थोड़े रिबेलियस थे, थोड़ा एस्केप करते थे, बंक करते थे, थोड़ा रूल्स को तोड़ते थे, बतौर स्टूडेंट ये तो था। और इसमें कॉलेज तक भी, यूनिवर्सिटी तक भी जो चीज़ें जिस मुतय्यन वक्त में करनी थी वो ऐसे नहीं होती थी, कभी फेल पास भी होते रहे, इसमें कोई शक नहीं। नहीं तो ये क्या एक अच्छा इंसान बनने के लिए फेल पास होने का कोई तलक नहीं बच्चों के? ज़रूर है जी, मैं रिग्रेट करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि मेरी जो सबसे बेहतरीन तरबियत हुई, मेरी उस कुतुब बीनी ने की जो मेरी लेट स्टार्ट हुई। मैं स्कूल में एक अच्छा ओरेटर था, मैं अपने जो भी डेक्लामेशन कॉन्टेस्ट थे उनको जीत जाया करता था, तकरीर अच्छी करता था, अपनी कॉलेज की डिबेटिंग टीम के साथ मैं मुंसलिक रहा, इंटर कॉलेजेट तक भी अच्छा रहा, गवर्नमेंट कॉलेज में भी मुझे ये बड़ा खासा रहा, मेरे साथ मुझे मौका मिलता रहा। इवन इन द सोसाइटी ऑफ स्टूडेंट्स यूनियन एंड यूनिवर्सिटी आई हैड माई चांस। ये सारी चीज़ें तो साथ थीं, लेकिन मेरा जो एक अब मुझे लगा कि जिस चीज़ ने मुझे बहुत मदद दी है मेरी पूरी इस स्ट्रगल में, जो पॉलिटिकल भी है और सोशल सर्विस की भी है और सोसाइटी की बेहतरी की भी है, वो मेरी कुतुब बीनी है। आई गॉट ये अट्रैक्टेड शहद टू माय जैसी बुक्स। मीठी बातें कहाँ से सुनी, कैसे सीखी? दो लोगों का इस पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। एक अपने वालिद का, उनका मुझ पे ये बहुत गहरा असर था। मुझे सारा वक्त उन्होंने दलील की और वजाहत की गुंजाइश के मुतल्लिक हमेशा मौका दिया। और दूसरी जो मैं आई एम रियली ग्रेटफुल टू वन ऑफ माय अंकल्स डॉक्टर अमीर खान साहब। मैंने उन जैसा हम्बल, और मैंने सीखा ये कि जब आप किसी बात में भी म्याना रवि लेते हैं, बात को समझते हैं और उसके बाद फिर आपको बात आगे ले, तो ये मेरी फैमिली के दो एल्डर्स थे मेरे घर में, एक मेरे फादर इन लॉ हैं और एक मेरे वालिद मरहूम थे। बार बार इलेक्शन जीतते रहे, एक बार हारे भी। क्या आप अपने समझते हैं हल्के में क्या आप करते हैं जिससे लोग आपके साथ जुड़े रहते हैं और किस बात पर नाराज हो जाते हैं? देखिए, लोगों के काम है, अगर तो आप इनके जो काम है आपके वोटर के, ज़ाती काम या इज्तिमाई काम? तो साहब, वोटर का रिलेशनशिप बड़ा जेलसली गार्ड करना पड़ता है। अगर आप वोटर के साथ अपने रिश्ते को निभाने में कोताही कर लेंगे तो फिर आप ये इलेक्टोरल विक्ट्री मेंटेन नहीं कर सकते। मुझे जो मेरा वोटर है उसके साथ मेरा रिश्ता मेरे भाई जैसा होना चाहिए, उसके साथ मेरा एक रकाबत का भी रिश्ता होना चाहिए। और वोटर की और मेरी रकाबत क्या है? अगर उसने मुझे काम कहा है और वो अगर इस तरह बिहेव नहीं करेगा अपना काम कहने के बाद, जैसे कोई रकीब करता है कि ना काम हुआ तो देखी, और मुझे उसको ऑनर करना है, उसको रिगार्ड करना है।
मुझे उस पर फ्रस्ट्रेट नहीं होना। लेकिन मलिक साहब, इससे सिफारिश का कल्चर भी जन्म लेता है, मेरिट की खिलाफ वर्जी भी जन्म लेती है, तो उसको फिर कैसे आप उससे डील करते हैं? ये बड़ी बहस है। पैटर्न क्लाइंट रिलेशन मेरा इलेक्टोरल कॉलेज मुझसे मांगता है। अगर मैं पैटर्नेज अपने वोटर को नहीं दूंगा, जिसको आप सिफारिश कह रहे हैं, मैं उससे पैटर्नेज कह रहा हूँ, मैं एज अ राइट मांग रहा हूँ कि मेरी पैटर्नेज है मेरे वोटर के साथ। बट एक डिस्टेंस मैंने मेंटेन करना है इस पूरी बात में कि मैं कहीं नेपोटिज्म तो नहीं कर रहा, कहीं अकरबा परवरी तो नहीं कर रहा, कहीं किसी का हक तो नहीं मार रहा, किसी के साथ ज्यादती तो नहीं कर रहा। जो मेरी पैटर्नेज है वो किसी गलत सिफारिश में तो नहीं जा रही। अगर मैं ये मेंटेन करूँगा तो फिर मैं अपना हक अदा कर रहा हूँ, तो फिर मैं ज़्यादा देर तक, लंबी इनिंग्स तक चल सकता हूँ। मेरे नज़दीक सिफारिश कौन सी है कि जब मैं किसी राइटफुल बंदे को पीछे फेंकूं और किसी गलत को आगे लेके आऊं। सिफारिश तो यही होती है। नहीं, हम तो डिजर्विंग को उसका हक देते हैं। दिस इज ऑल इट इज। डेरे पर हल्के के अवाम के लिए खुली कचहरी का बाकायदा इंतजाम होता है। अवामी मसाइल सुने और उनके हल की यकीन दहानी करवाई। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲੱਭੀ ਨਾ, ਕੀਤੀ ਕਮਾਲ ਆਂ ਦੀ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਆ DHA ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਨ ਨਾ ਗੁਲਬਰਗਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨੋਂ ਸਫਾਈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ 12-12 13-13 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਣਾ। ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਵਾ ਦਿਆਂ। ਮੁੱਕੀ ਗੱਲ। कुतुब बीनी के शौकीन हैं, घर पर अपनी लाइब्रेरी बनाई हुई है। कोई आम फर्द हो या लीडर सियासतदान, उसके लिए मुतालिया कितना ज़रूरी है? जितना सांस लेना जैसा। वो कैसे जी? पढ़ते कोई है नहीं तो वो क्या सांस ही नहीं लेते? वो जो सांस है वो बीमार सांस है जो नहीं पड़ते। ले तो रहे हैं। देखिए ना, एक हादसा पेश आ रहा है। वो हादसा ये आ रहा है कि एक सुपरफिशियल, एक बिल्कुल ही इनऑर्गेनिक और एक क्रिएटेड एक नए दौर में हम, जो कि डिजिटल दौर है, और एक पूरी नॉलेज की बेस कुछ समाजी राब्तों की वेबसाइट पर आती कुछ बुनियादों पर बन गई है। आप फैसला कोई भी कर लें, लेकिन अगर आपके फैसले और अवामी रुझान और अवामी रद्द-ए-अमल और अवामी जो पब्लिक ओपिनियन है वो बेस्ड अपॉन सम सुपरफिशियल न्यूज़ एंड दोज आर नॉट करेक्ट एंड नॉट राइट, इस एतबार से आपका सवाल बहुत बड़ा सादा असलूब में पूछा, लेकिन बड़ा अच्छा सवाल है कि चाहे आम आदमी है, चाहे सियासतदान है, चाहे कोई भी है, पढ़ते नहीं हैं। पढ़ना चाहिए, ज़रूरी है। आप क्या पढ़ते हैं और कौन कौन से शोबे आपको पसंद है किताबों के? बेसिकली आई एम अ स्टूडेंट ऑफ फिलोसफी एंड हिस्ट्री। मुझे जो चीज़ बहुत इम्पेक्ट करती है वो मॉडर्न फिलोसफी है। मैं फ्रांसिस फुकुयामा का एक बड़ा डिसाइपल बनता जा रहा हूँ। रिसेंटली आई हैव स्टार्टेड बिलीविंग इन दोज थ्योरीज जो पहले बड़ी एंड ऑफ हिस्ट्री, और मैं उनकी आइडेंटिटी की तफसील से बाहर नहीं निकल पा रहा। मैं पिछले कुछ अरसे से अपने आप के साथ इस बहस में हूँ कि क्या वाकई डिग्निटी ऑफ अ मैन इतनी इम्पोर्टेंट है जिस तरीके से मैं इसको पहले कभी देख ही नहीं रहा था। नो, इफ़ द डिग्निटी इज़ इरोडेड एंड दैट डिग्निटी इज़ इरोडेड, जिसमें स्टेट का अपरेटस किसी एक इंडिविजुअल की डिग्निटी को इरोड करता है, तो वो जो आज रियासत का वजूद जो कि बहुत पैरामाउंट हो गया है, आज पूरी दुनिया का ऑर्डर स्टेट के साथ मुंसलिक हो गया है, नेशन स्टेट्स बन गई हैं, तो क्या मेरी डिग्निटी नेशन स्टेट से भी मुझे डाइवोर्स करके खड़ी कर देगी अगर उसकी इरोजन में स्टेट का हाथ है? क्या मेरी वो डिग्निटी, मेरा यानी अगर सादा अल्फाज में ये कहें कि जो रियासत है और फर्द की आज़ादी है, इनका जो आपस में मुआहिदा है, मुआहिदा है, लेकिन वो मुआहिदा आप समझते हैं कमज़ोर हो रहा है। अगर
اور کس صورت میں کمزور ہو رہا ہے کہ جب میری ڈگنیٹی کو وائلیٹ کیا جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ریاست کو کمزور کر کے فرد کی آزادی کو بڑھایا جائے؟ فرد کی آزادی ریاست کی کمزوری کا باعث نہیں ہو سکتی. جتنی فرد کی آزادی ہوگی اتنی ریاست کی مضبوطی ہوگی. اپنے عزیز و اقارب کے ہمراہ برنچ کیا. پرتکلف برنچ میں بٹیرے، قیمہ، مٹن گوشت، حلیم اور گڑ والے چاول سے تواضع کی گئی. گھر سے روانہ ہوئے. اپنی زمینوں پر کاش کی گئی آلو کی فصل کا جائزہ لیا. یہ آلو کی فصل ہے جی؟ یہ آلو کی یہ شوگر فری ہے. اچھا، یہ وہ بیسک خاص آلو کی یہ جو آلو کی قسم ہے جو شوگر فری ہے، اسے لیڈی ریزوٹا کہتے ہیں. اچھا، اور اس کو ہم نے کلسٹر کیا ہوا ہے. وی ہیو ٹیکن انٹو تھاؤزنڈز آف ایکڑز ناؤ. صرف اس جگہ پہ ہمارے پاس اس کی 1200 ایکڑ کی کلٹیویشن ہے. اچھا، یہ ہم کسی ایک خاص کمپنی کو جو چپس انٹرنیشنل کمپنیز کو جو چپس بناتے ہیں ان کے ساتھ پھر ہم کلسٹر کر کے کانٹریکٹ کرتے ہیں. تو وہ پھر یہ ایک طرح کا بائی بیک ہی ہوتا ہے. تو یہ عام آلو سے مہنگا ہے جی؟ یہ اس کے ریٹس ڈفر کرتے ہیں. جو ہم ییلڈ کر لیتے ہیں ان دا ارلی کراپ کے طور پہ وہ ₹35 پر kg جاتا ہے. اسی طرح 15 دن کے بعد پھر وہ 25 پہ ہو جاتا ہے، اور 15 دن گزرتے ہیں تو 15 پہ آ جاتا ہے. اچھا، تو اس کا کرتا ہے، لیکن اٹ از اے گڈ انکم کراپ، اچھی کیش کراپ ہے. اچھا، تو آپ ماڈرن فارمنگ کر رہے ہیں؟ ماڈرن فارمنگ. آپ کا آبائی پیشہ زراعت ہے، کیا اب بھی آپ کے سارے خرچ کا انحصار زراعت پر ہے یا کوئی اور بھی بزنس کی ہے؟ زیادہ اسی پر ہے. جی جی، زیادہ اسی پر. کتنی زمین ہے آپ کی؟ کتنی آمدنی ہو جاتی ہے؟ دیکھیے، میری اپنی زمین تو کافی کم ہوگی، بک کے کم ہوگی. جو میں نے اپنے والد سے انہیریٹ کی تھی اس میں سے میں ایک بڑا پورشن بیچ بھی چکا ہوں، جس کے ساتھ میں نے کچھ اربن پراپرٹیز میں بھی کچھ انویسٹ کر کے اپنے کام کو تھوڑا آگے بڑھایا. لیکن اب میں نے کلسٹر کیا ہوا ہے. میں تھوڑی ماڈرن فارمنگ کی طرف چلا گیا ہوں، اور اس میں میں نے کلسٹر کرنے کے بعد کچھ زمین کلسٹر کرنے کا مراد یہ ہے کہ اور لوگوں کو کانٹریکٹ پہ لے کے، ٹھیکے پہ لے کے، اور اس کے ساتھ میں نے کچھ اس کی ٹریڈنگ کے موڈ میں جا چکا ہوں، جس کے ساتھ میری 3 کراپس ہیں. ابھی اس سال میں جیسے آلو کوئی تقریباً 500 ایکڑ کے قریب میں نے اس سال کاشت کی ہے. ایک سیاستدان کے تو اخراجات بھی بہت ہوتے ہیں، زمیندارے سے اخراجات پورے ہو جاتے ہیں؟ اسی لیے تو بک رہی ہے جی، اور بہت بیچی ہے. جب بھی کوئی الیکشن آتا ہے کچھ نہ کچھ پورشن کم ہوتا ہے. زمیندار کے لیے اپنی زمین بیچنا بڑا مشکل فیصلہ، بہت مشکل ہے. کیا فیل ہوتا ہے؟ ایسے لگتا ہے جیسے اپنے جسم کا کوئی حصہ کاٹ کے بیچ رہے ہیں. لیکن پھر اب تھوڑا اس سے فرق یہ پڑا کہ پہلے تو زیادہ انحصار اپنی اس انہیریٹڈ لینڈ پہ ہی تھا، جو اس کو بیچتے ہوئے خاص دکھ ہوتا تھا. پھر لیکن جب کچھ زمینیں باہر خریدیں اور ان کے ساتھ پھر کچھ ان کو بیچا، پھر خریدا، تو پھر تھوڑا سا ایک روٹین سا بن گیا. آپ بڑے نرم مزاج کے ہیں، وہ تو ہمیں پتہ ہے، لیکن کبھی کبھی غصہ بھی آ جاتا ہے. کس بات پر آتا ہے؟ چاہے 2 چیزوں پہ. پہلا، جب یہ ذہن پہ ایک عکس طاری ہو جائے کہ جو ڈیو تھا وہ کر نہیں پا رہا، اس وقت ایک چڑچڑاپن، ایک اریٹیٹو موڈ میں چلا جاتا ہوں. اور پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے آپ کو کہیں اس پورے سسٹم سے دور کر لوں، اینڈ آئی جسٹ چاہے کسی ہوٹل میں جا کے لیٹ جاؤں اور 24 گھنٹے گزار لوں، کولنگ آف ٹائم لے لوں. تو وہ میری اپنی جو ایک انر گلٹ ہے وہ مجھے غصے کی طرف لاتی ہے، اور وہ ہوتی اس وقت ہے جب میں جو ڈیو میرے پہ وہ میں کر نہیں پا رہا ہوتا. آپ کو سنگنگ کا بھی شوق رہا، سنگر بھی بننا چاہتے تھے، یہ کب ہوا؟ اور اب بھی کیا کوئی سنگنگ وغیرہ کرتے ہیں؟ سنگنگ کا شوق سننے کی حد تک رکھا، اور بہت رکھا. اور میں آج بھی آئی ایم اے ہیوج فین آف کشور کمار. ان کا کوئی گانا چاہے وہ کسی بھی موڈ کو ہو، میرے لیے ایک ٹریٹ ہوتی ہے. میں بہت شوق سے سنتا ہوں، لتا منگیشکر کو بہت شوق سے سنتا ہوں، محمد رفیع کو بہت شوق سے سنتا ہوں.
اور میرے ابھی ریسنٹلی ایڈڈ سنگرز میں جو بھی بڑی پاکستانی سنگرز بڑے اچھے آ گئے ہیں، جن میں علی ظفر ہیں، جن میں سجاد علی کے ساتھ میری ابھی ریسنٹلی ان کے 1-2 گانے بہت ہی مجھے پسند ہیں۔ نسوانی حسن میں آپ کو کیا اچھا لگتا ہے؟ ساری کی ساری نسوانیت ہی پسند ہے۔ پھر بھی ہوتا ہے نا جی، نظر کہاں جا کے ٹھہرتی ہے؟ آنکھوں پہ، رخسار پر، ہونٹ پر، کس پر نظر ٹھہرتی ہے؟ جیسے آنکھیں بھی بہت اٹریکٹ کرتی ہیں، رخسار بھی بہت اٹریکٹ کرتے ہیں، کوئی شک ہی نہیں ہے۔ نسوانی حسن میں ایک ہی جملے میں ساری بات ہے کہ دل لبھانے کا ڈھب بھی جانے اور باحیا بھی ہو۔ اچھا، یہ تو بڑی دو متضاد چیزوں کو آپ نے جوڑ دیا۔ تو بس اسی کو ڈھونڈتے ہیں، غور کرتے ہیں، اسی لیے اس جگہ پہ زیادہ غور ہے۔ زندگی کا سب سے مشکل وقت کب تھا اور کب سب سے زیادہ خوش ہوئے؟ سب سے ڈپریسو ٹائم تھا وہ میرے والد صاحب کی وفات کے وقت تھا۔ میں بھی شاید ہر کسی کا ایسا ہی ہوگا، لیکن میرے لیے مشکل ترین وقت تھا۔ اور خوش میں جب میں پہلی بار اسمبلی کا رکن منتخب ہوا، I was just 26 years old and that meant a lot to me. کھڈیا شہر کے میرج ہال پہنچے، علاقے کے طلباء اور اساتذہ کی بڑی تعداد موجود تھی۔ یہ آج یہ جو کتب میں آپ کو دینے لگا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ میں اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو، بچیوں کو میں یہ دعوت دینا چاہتا ہوں اور ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ یہ میں نے 1000 کے قریب کتب سید عبدالرحمان شاہ صاحب کے حوالے کی ہیں کہ تمام بچوں کو دیں، اور آپ کے اساتذہ کرام، میرے سامنے خالد صاحب بیٹھے ہیں، صادق اسکول کا ایک بڑا کردار ہے، میرے سامنے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، آپ کے پاس سرکاری کالجز کے بچے لوگ بیٹھے ہیں، آپ کے پرائیویٹ سکولز کے لوگ بیٹھے ہیں۔ میری آپ سے یہ درخواست ہے ٹو بی اے پراؤڈ سٹیزن فرسٹ اینڈ ٹو بی اے گڈ ہیومن بینگ۔ ان 4 کتابوں کا مطالعہ آپ نے کرنا ہے، اور آپ کے ساتھ یہ میرا رشتہ یہ قائم رہے گا، اور میں مزید کتب بھی آپ تک پہنچاتا رہوں گا۔ طلبہ میں اپنی پسندیدہ 10,000 کتابیں تقسیم کی۔ مامور رکن قومی اسمبلی ملک رشید احمد اور کزن ایم پی اے ملک احمد سعید کے گھر فتح پور آئے۔ یہ مسئلہ درپیش ہے، اس کو اب ہمیں ایز اے میٹر آف اے پبلک پٹیشن کے طور پہ، آپ کے جیسے آپ کے علم میں ہے کہ پنجاب اسمبلی از امنگسٹ دا فرسٹ اسمبلی جس نے پبلک پٹیشنز کو ڈائریکٹلی انٹرٹین کرنا شروع کیا۔ تو یہ مسئلہ جو ہے جس میں کنٹیمینیٹڈ واٹر، پانی، یہ چمڑے کی صنعت سے، جو چمڑے کی صنعت سے یہ جتنی ٹینریز ہیں، ان کا بزنس از کاسٹنگ پیپل دیئر لائفز اینڈ لائفز ان تھاؤزنڈز، ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز نمبر۔ اب دیہات، ایک دیہات کی آبادی 10-10 ہزار نفوس پر مشتمل ہے۔ اس کے ساتھ یہ ہمارے جو موضوع جات ہیں جن میں پوری یونین کاؤنسلز افیکٹ ہو رہی ہیں، فقیریہ والا، دولے والا، بہادر پورہ ڈرین کے اوپر ان کا گاؤں جو ہے وہ لاکھوں کے پاس سے گزرتی ہے، اینڈ دے گو ٹو دا پانڈو کی پورے لاہور تک ایسے جاتی ہے۔ تو اس کے گرد و نواح میں جتنے دیہات ہیں، یہ کم از کم میرے اندازے کے مطابق 4 سے 5 لاکھ کی آبادی ہے، جو اس کنٹیمینیٹڈ واٹر کی وجہ سے واٹر بورن ڈیزیزز کے ساتھ، جس میں گیسٹرینٹولوجی کی مین پرابلم ہے، کینسر کی مین پرابلم ہے، اینڈ ینگ پیپل آر ڈائنگ۔ 35 سال کا بندہ یکدم سڈن کلیپس، اندر سے آنتڑیاں گلی پڑی ہیں، وہ گندا پانی ہے، وہ پانی ستلج میں جا رہا ہے، آبی حیات برباد۔ لیکن یہاں ایک دفعہ ٹریٹمنٹ پلانٹ لگا تو تھا۔ وہ دیکھیے، میں آئی گیو دا کریڈٹ ٹو پریزیڈنٹ زرداری صاحب فار دیٹ۔ وہ ان کے دور میں یہ ایک انوائرمنٹ کا ایک بڑا منصوبہ آیا تھا ورلڈ بینک کا، لیکن اس کے بعد پھر کچھ سکسیسو گورنمنٹس میں اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی رہیں، وہ پھر چیزیں اوپر نیچے چلی گئیں، اور پھر جب مشرف صاحب کا ٹائم آ گیا تو بالکل ہی وہ ساری جو فورن ایڈ آ رہی تھی وہ رک گئی، اور وہ پراپر ٹریٹمنٹ پلانٹ بن بھی نہیں پایا۔
शादी अरेंज थी या लव मैरिज? करवाई मैंने अरेंज था लव जी। अच्छा, वो कैसे? बहुत मैनेज किया आपने? जी। मेरी फर्स्ट कज़न है, मेरे मामू की बेटी हैं, बट आई वाज जिसे कहते हैं वेरी फॉन्ड ऑफ हर फ्रॉम डे वन द मिनट आई, तो मेरे ज़हन में मुझे था बस मैंने शादी इन्हीं से करनी है, दैट्स इट। अच्छा, और फिर मैनेज कैसे किया? तो फिर मैंने अपनी वालदा साहबा को कहा, अच्छा। और मैंने कहा जी अपना आपके भाई की बेटी हैं। हाँ। पहले तो डर लग रहा था कहते कहते, हाँ। लेकिन फिर कह ही लिया। कैसी गुजरी? बहुत ही अच्छी है। अच्छा, लड़ता कौन है? आप ज्यादा लड़ते हैं या बेगम साहबा? नहीं, बस मेरी तो जरूरत ही नहीं है जी, वो अगर जो कह दें बस दैट इज हरफ आखिर। अच्छा, इतने अच्छे ताबेदार आप खामद हैं। नहीं, काम मैं अपनी मर्जी से करता हूँ, वहाँ मान जाता हूँ, लड़ने से निकल जाता हूँ जैसे। डीपीओ ऑफिस कसूर पहुंचे। डीपीओ कसूर ईसा सुखेरा ने इस्तकबाल किया और गुलदस्ता पेश किया। पुलिस के दस्ते ने खुसूसी सलामी दी। कॉन्फ्रेंस रूम में आए। डीपीओ ने जिला में पुलिस कारकर्दगी के बारे ब्रीफिंग दी। हवाले से पहली दफ़ा ज़िले के अंदर कार्रवाई हुई, जिसमें 7 kg से ज़ायद हमने आइस पकड़ी, तकरीबन 30 kg के करीब चर्स पकड़ी, 18 से ज़्यादा ड्रोन थे और 51 जो थे। ये ईसा साहब, इट्स बिकमिंग अ वेरी सीरियस इशू। जी सर। इस पे बहुत प्रोएक्टिवली काम करें, ये बॉर्डर एरिया में बहुत प्रॉब्लम बन रहा है। कसूर गंडा सिंह पर पाक भारत बॉर्डर पहुंचे। विंग कमांडर अली हादी नकवी ने गर्मजोशी से इस्तकबाल किया।
एजाजी शील्ड और तस्वीर पेश की गई। ये कैसा हुस्न इत्तफाक है कि पाकिस्तानी बॉर्डर का नाम गंडा सिंह वाला और भारतीय बॉर्डर का नाम हुसैनी वाला, तो ये क्या डिफरेंस है इस बॉर्डर का और बाकी बॉर्डर से? इसको थोड़ा सा ब्रॉडर कर लें, जो उधर करीब तरीन शहर है वो फिरोज वाला है, फिरोजपुर, और ये जो है ये कस्सू से कसूर है। ये एक हिंदू नेम है, ये एक मुस्लिम नेम है। अब ये एक तो ये इसकी बड़ी एक सिग्निफिकेंट बात है, और दूसरा अभी ये जो फ़र्क आपने एक देखा होगा, ऑब्ज़र्व किया होगा कि जो इंडियन फ्लैग लोअरिंग की है उन्होंने वो पाकिस्तानी सरजमीन पे की है, और जो पाकिस्तानी फ्लैग लोअरिंग की है वो इंडियन सरजमीन पे की है। तो ये इसमें कुछ डिस्टिंक्शंस हैं बाकी बॉर्डर्स की निस्बत, जो यहाँ की यूनिक चीज़ें हैं। अपरेंटली बड़ी इसमें नेशनलिज्म की एक बड़ी स्पाइक आती है विद दिस शोमैनशिप, जो ये बड़ी ज़बरदस्त, और ये इतना पैशन क्रिएट नहीं किया जा सकता। अब ये या तो होता है या नहीं होता। द पैशन रिफ्लेक्ट्स नेशनलिज्म। इसमें ये बात तो हो सकती है कि इसमें कुछ और भी थोड़े बॉर्डर सॉफ्ट बॉर्डर मैनेजमेंट की तरफ भी जाना चाहिए, होना चाहिए, बेहतर होगा। क्या अगर इसमें मुसाफिया शामिल कर दिया जाए, फूल शामिल कर दिए जाएं, तो इससे क्या अच्छा तासुर? ये बड़ी अच्छी तजवीज़ है, और ये दोनों जो हमारे रेंजर्स हैं और उनकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के हायर अप्स को बैठ के ये एक्सचेंज ऑफ प्लेजेंट्रीज भी होनी चाहिए। ये फूल भी एक्सचेंज होने चाहिए और हैंड शेक्स भी होने चाहिए। इस बात का कितना इम्कान है कि अगर ये बॉर्डर खुल जाए, जिस तरह बड़े करीब करीब शहर हैं, तो इससे क्या कसूर को और बाकी पाकिस्तान को कितना फ़ायदा हो सकता है? इस बॉर्डर की एक इंटरनेशनल बॉर्डर के तौर पे इसको हमने काफ़ी अरसा कंसीव भी किया। ऑन पाकिस्तानी साइड यहाँ पे हम एक कंटेनर टर्मिनल भी प्रपोज कर रहे थे, फिर इसको एक बड़ी लिंकेज भी तस्वर कर रहे थे, और फिर ये दो बड़े अच्छे कारोबारी मराकज़ हैं हमारी साइड पे भी और उनकी तरफ भी। तो इससे अगर इस बॉर्डर को एज अ ट्रेड रूट भी लिया जाए, इसको ऑन फुट जो वीज़ा होल्डर्स हैं डिफरेंट, जो हमारे वागा पे तो अभी चल रहे हैं थोड़ा बहुत, लेकिन फिरोज़ वाला ये हमारा फिरोज़पुर जो और गंडा सिंह है, ये फ्रॉम मेरा ख्याल अब सो मैनी ईयर्स ये भी बंद है, खुलना चाहिए। बहुत शिकायत है इस बॉर्डर से भी और हमारे दूसरे बॉर्डर से भी स्मगलिंग की, खासकर ड्रोन के ज़रिए मनशियात की स्मगलिंग की। इस हवाले से आप तक भी कोई शिकायत पहुंची है, और इसका किस हद तक तदारक हो रहा है? देखिए, हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, जो हमारी बॉर्डर फोर्सेस हैं, ये अपनी एफ़र्ट तो रेंजर्स बड़ी एफ़र्ट कर रही है, पुलिस बड़ा एफ़र्ट कर रही है, कसूर पुलिस बड़ा कर रही है। ये ड्रोन की जो ये लेटली जब ये विजिबल होना शुरू हुआ, तो ये काफ़ी दोनों तरफ से इस पे बड़ा एक कंसर्न है, और इसको रोकने के लिए जिस तरह ये एक कोई डिजिटल मींस अडॉप्ट किए जा रहे हैं, तो इसकी जो सर्वेलेंस है और इसको जो रोकने के तरीके हैं, उसमें भी टेक्नोलॉजी आनी चाहिए साथ। ये अभी ह्यूमन इंटेलिजेंस पे ये ऑपरेट करते हैं, लोगों को पकड़ते हैं, और अगर कभी कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि कहाँ पे कौन कर रहा है, तो इस पे जो हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे सिस्टम्स इंस्टॉल होने चाहिए जो कि इन ड्रोन की फ़्लाइट्स को कैप्चर कर सकें, किसी रेडार पे आ जाएं। तो ये इसके लिए कोई इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत भी होगी। हजरत बाबा बुल्ले शाह के मज़ार पर पहुंचे। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी ने इस्तकबाल किया। मज़ार पर फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। ताहिर रज़ा बुखारी ने मज़ार पर जारी काम के हवाले से ब्रीफ किया। वो मज़ार, कोई भी मज़ार डोम के बगैर नहीं है। तो मेरा ये ख्याल है कि बुल्ले शाह के कलाम में रक्स बड़ी अहमियत रखता है, तो कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस उसकी होगी। बाजमात नमाज मगरिब अदा की।
बाबा बुल्ले शाह के कलाम पर मबनी कवाली सुनो।